नमस्कार प्यारे बच्चों। आपने मेरे पीछे एक फ़ोटो देख रखा होगा। बिल्कुल यह चुप कराने के लिए नहीं है, बल्कि इसमें कुछ बताने के लिए छुपा हुआ है। दरअसल हमारे बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, और इस तैयारी के दौरान हमारे लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि हमारा रिज़ल्ट होगा या नहीं होगा। तो बच्चों के ये जो सवाल होते हैं कि उस रिज़ल्ट को प्राप्त करने के लिए आखिर मुझे किस तरीके की तैयारी करनी चाहिए, तैयारी में क्या शामिल करना चाहिए और मेरी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जिस पर आज हम चर्चा करेंगे वो है दिनचर्या पर। क्योंकि आपने देखा होगा कि प्रतिकूल परिस्थितियां भी अनुकूल हो सकती हैं, असंभव भी संभव हो सकता है, और उसको प्राप्त किया जा सकता है, जिसके लिए बहुत सारे मिथ बने हैं कि यह कभी संभावना में नहीं था। यानी कि असंभावनाओं को संभावनाओं में बदलना, और ये तभी संभव हो पाता है जब आप समय का सही सदुपयोग करते हैं। जनरली मुझे एक सिद्धांत याद आता है, और वो है इतिहास चक्र सिद्धांत राम मनोहर लोहिया का। दरअसल उन्होंने कहा था कि समय परिवर्तित नहीं होता, समय हमेशा कांस्टेंट होता है। और ये सच भी है, क्योंकि सूरज उग रहा है और सूरज अस्त हो रहा है, लेकिन अगर बदलाव आता है तो परिस्थितियों में। और उन्होंने उदाहरण दिया। उदाहरण उन्होंने समाज के ढांचे पर दिया था कि उन्होंने कहा, हजारों साल पहले जो देश बहुत कमज़ोर थे वे उच्च स्तर शिखर पर पहुँचे उपलब्धियों के, और जो उपलब्धियों के शिखर पर थे वो गर्त पर पहुँचे। तो उन्होंने ये जो उदाहरण दिया वो इतिहास चक्र सिद्धांत के नाम से फेमस हो गया, जिसमें कहा गया कि समय नहीं परिवर्तित होता, परिस्थितियाँ परिवर्तित होती हैं। जो व्यक्ति समय को जीतना सीख जाता है वह दुनिया में सफल हो जाता है। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक फिर का पछताने। काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुर करेगा कब। दरअसल ये सारे लोग यही बता रहे हैं कि समय सबके लिए एक जैसा था। जो लोग इस समय का सदुपयोग कर पाए, जिन्होंने अपनी परिस्थितियों का, अपनी सिचुएशंस का और अपने अनुसार एक पर्यावरण निर्मित किया है, वो दुनिया के सबसे सफल इंसान बने हैं। तो मैं इस चुप्पी वाले सिंबल से आपको बाहर निकालता हूँ, और आखिर उस टाइम टेबल को जो सफल लोग हैं, मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की जो सफल लोग हैं, या फिर अलग अलग लोगों के तरीकों को खोजा कि आखिर उनके पास में कौन सी रणनीतियां थी जिसकी वजह से वो सफल हो पाए। आइए, मेरे सामने बहुत सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ समझने वाले हैं। उससे पहले मेरे साथ में ये कुछ आ गया, रक्षाबंधन विथ PW अप टू 50%। तो जुड़े रहिएगा, शायद लास्ट में इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो इस पर हमारी बहुत अच्छे से जानकारी आने वाली है भाई, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, कम समय में 100% सफलता का मास्टर प्लान है भाई सिविल सर्विसेज में। तो मैं ये जो गाइडलाइंस लेकर के चल रहा हूँ, ये जो तरीका लेकर के चल रहा हूँ, ये UPSC के लिए तरीका है और प्लस PSC के लिए। बीच बीच में इसको मॉडिफाई करते रहेंगे। सिविल सर्विसेज दोनों हैं और दोनों के लिए हार्ड वर्क की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए भाई, चाहे UPSC हो चाहे स्टेट PSC हो, सबके लिए प्रभावशाली रणनीति है, वैज्ञानिक टाइम टेबल है और फास्ट रिजल्ट फॉर्मूला इसमें शामिल किया गया है। कैसे शामिल किया गया है देख लीजिए। स्मार्ट तैयारी की मजबूत नींव, यानी स्मार्ट तैयारी। देखिए, पढ़ते सारे लोग हैं, सॉल्यूशंस सारे लोग ढूंढते हैं, लेकिन सबसे योग्य, सबसे क्षमतावान, सबसे दक्ष सॉल्यूशन कौन ढूंढता है? हमेशा याद रखना है कि आपने देखा होगा कि काम तो सब लोग करते हैं, लेकिन कई लोगों के काम की तारीफ होती है, और कई लोगों में वो कुछ सीमित लोग शामिल होते हैं, क्योंकि उनका तरीका स्मार्ट होता है। स्मार्ट का मतलब होता है कि दक्षता के साथ में करना, मात्रात्मक और गुणवत्तात्मक सारी गतिविधियों को ध्यान में रख करके किया गया काम। कड़ी मेहनत आवश्यक है, लेकिन बिना सही दिशा के मेहनत केवल समय की बर्बादी है। जानिए टॉपर्स की असली सफलता का रहस्य क्या है। तो देखते हैं क्या सफलता का रहस्य है भाई। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि सफलता के 3 मूल स्तंभ होते हैं। हमेशा जब भी आप कोई कार्य करें तो आप उसे डिवाइड जरूर कर लें। जब तक आप विभाजित नहीं करेंगे वो बोझा बहुत बड़ा होगा, लेकिन जैसे ही आप उसे ब्रेक डाउन करेंगे बोझा कम हो जाएगा। मान लीजिए कि आपको 1 बोरा उठाने के लिए बोल दिया जाए और आप सीधे उसे रख करके सिर पे जाएंगे तो दर्द हो सकता है, और हो सकता है कि आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। लेकिन आप उसे 2 या 3 टुकड़ों में, एक पीछे लटका दीजिए, एक छोटा आगे लटका दीजिए, 2 साइड में लटका करके फिर आगे बढ़िए, तो वो बोझा आसान हो जाता है। तो सबसे पहला स्तंभ समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है।
यानी कि सबसे पहला जो टास्क है वो है सिलेबस की समझ। यानी कि अगर आपको कोई चीज़ समझनी है तो उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। आप कहीं पर झगड़ा करने गए, आप किसी रिश्तेदार के यहाँ पे गए, तो आपको अगर अव्वल दिखना है, आगे दिखना है, तो आपको पहले से ये समझ लेना पड़ेगा कि वहाँ पर किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, किन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी तरह से सिलेबस के साथ में है कि सिलेबस को याद करें और पिछले 10 वर्षों के प्रश्नों का विश्लेषण करें, ताकि आपको पता हो कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस में लिख दिया जाता है भाई संविधान, लेकिन संविधान में पढ़ना क्या है और संविधान से छोड़ना क्या है। तो एक तो सबसे पहली बात ये है कि आप पूरी तरह से सिलेबस के बारे में समझ विकसित कर लीजिए। दूसरी चीज ये है सीमित संसाधन। ये बहुत बड़ी बातें हैं। सीमित संसाधन का मतलब ये है कि दो प्रकार के बच्चे होते हैं। एक बच्चा जब किसी कंटेंट के बारे में सुनता है तो उसको लगता है कि क्यों ना मैं इसके सभी क्षेत्र के बारे में विशेषज्ञता के साथ अनुसंधान कर लूं, और यहीं से उसकी गलती शुरू हो जाती है। गलती क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप समझिए इस बात को कि आपके पास में स्रोत भी पढ़ने के मल्टीपल होंगे और दूसरा विशेषज्ञता से अनुसंधान करने का भी विकल्प आपके पास में होगा। लेकिन सबसे जो योग्य विद्यार्थी होगा वो क्या करेगा? 10 अलग अलग किताबें पढ़ने की बजाय वो एक प्रमाणिक मानक किताब को 10 बार पढ़ेगा, न्यूनतम संसाधन अपने पास में रखेगा ताकि अधिकतम स्पष्टता बनी रहे। जो जितनी क्लैरिफाई होगी, जितने अच्छे से स्पष्ट रूप से हमारे सामने दिख रही होगी, वो हमारे लिए उतना ही आसान हो जाएगी, हमारे सफलता के साथ में वह विशिष्ट हो जाएगी। साथ में सतत दोहराव, ये एक यूनिवर्सल प्रक्रिया है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कुछ दोहों से बात शुरू की थी। इसको ये कह सकते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। पत्थर इतना मजबूत, इतना कठोर और इतना हार्ड होता है, इसके बावजूद भी अगर उसमें घिसाव होता रहे तो एक लंबे समय के बाद में पत्थर भी घिस जाता है। उसी तरह से हमारा जीवन भी है। आप जिसके बारे में सतत रूप से अभ्यास करते हैं उसके लिए इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि आपको कोई हरा ही नहीं सकता। इसी वजह से सतत दोहराव का मतलब है रिवीजन ही सिलेक्शन की कुंजी है। यानी कि अगर आप बहुत अच्छा रिवीजन करते हैं, बार बार कोई चीज़ पढ़ते हैं, जैसे मैं आपको अंग्रेजी नाम बताऊं, अंग्रेजी नाम आपको याद करना मुश्किल होगा, लेकिन मैं अगर हिंदी नाम बोल दूंगा तो आपको सहज रूप से वो नाम याद हो जाएगा। उसका कारण क्या है? क्योंकि अंग्रेजी नाम आपके रिवीजन में नहीं है, आपके अभ्यास में नहीं है, जबकि आपके अपने नाम अभ्यास में है। तो कोई नाम अगर कपिल बोलता है तो आपको सहज याद हो जाता है, एंड्रू फ्लिंटॉफ बोलता है तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अभ्यास भी यही कड़ी है। कैसे? यानी कि अभ्यास ये कैसे ये कड़ी है भाई? अभ्यास ये कड़ी है कि रिवीजन ही सिलेक्शन की कुंजी है। पढ़े गए ज्ञान को एक्टिव रिकॉल द्वारा अपनी दीर्घकालिक स्मृति में स्थापित करें। यानी कि जब बार बार आप रिवाइज करेंगे तो आपके ब्रेन में, आपके मस्तिष्क पर धीरे धीरे करके उसका विजुअलाइजेशन आने लगेगा। और हमेशा याद रखना है कि जितनी भी प्रैक्टिस होती हैं वो आनंददायी हो जाती हैं। आप स्विमिंग करना शुरू कर दीजिए। शुरुआत में मुश्किल होगी, एक समय के बाद में आपको मजा आने लगेगा। शुरुआत में आप गेम खेलना शुरू कर दीजिए, मुश्किल हो सकता है लेकिन आपको आनंदित करने लगेगा। नॉवेल पढ़ना शुरू कर दीजिए, बाद में आपको आनंदित करेगा। यानी कि कोई भी काम करेंगे जब उसके बारे में अभ्यस्त होना शुरू कर देंगे तो मज़ा आने लगेगा। जैसे मैं कहूँ कि मैं टीचिंग के रूप में, तो टीचिंग के रूप में भी यही चीज़ है। टीचिंग के रूप में क्या चीज़ है भाई? कि हम एक समय के बाद में अभ्यस्त हो गए, अब आनंदित करता है। जब हम किसी अप्रोच पर बात करते हैं तो हमें भी मज़ा आता है। तो जब आप मेंस आंसर राइटिंग में जाओगे ना, और जब आप बहुत अच्छा अभ्यास कर चुके होंगे, तो फिर सिलेक्शन आपका सुनिश्चित हो जाएगा। ये चीज़ तो ये 3 स्तंभ, यानी कि सिलेबस की समझ विकसित करना, सीमित संसाधन इकट्ठे करना और उन संसाधनों में अधिक स्पष्टता रखना, और दोहराव यानी कि रिवीजन होना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। साथ में गुणवत्ता बनाम घंटों का भ्रम, ये बड़ी अजीब कहानी है। हमारे इर्द गिर्द, हमारे वातावरण में ये बड़ी अजीब कहानी फैली होती है कि अरे उसने तो 18 घंटे पढ़ा, उसने तो 20 घंटे पढ़ा, अरे वो तो 24 घंटे पढ़ता था। फिर कई ऐसी कहानियां होती हैं, और यार उसका सिलेक्शन हुआ, वो तो कहता था बहुत कम घंटे पढ़ता था, वो किसी ने कहा इतने घंटे पढ़ो, किसी ने कहा उतने घंटे पढ़ो।
आप मेरे से पूछोगे ना, सिर्फ और सिर्फ घंटे वो हैं जो बहुत कंसंट्रेट होकर के पढ़े जाते हैं। पढ़ाई वो है जिसमें बहुत ध्यान योग हो, यानी कि आप योगाभ्यास की तरह अगर आप अपनी पढ़ाई को जोड़ देते हैं तो मामले आवर की काउंटिंग से नहीं होगा, यानी कि क्वांटिटी से नहीं होगा, क्वालिटी से होगा। मात्रा आधारित नहीं बल्कि गुणवत्ता आधारित अगर आप तैयारी करते हैं तो यही तो है कि 16 घंटे नहीं 8 घंटे, भले ही आपके पास 16 घंटे नहीं है लेकिन 8 घंटे अगर आप डीप वर्क करते हैं, डीप वर्क का मतलब है मनन के साथ में, सतत रूप से मनोयोग के साथ में, समझ के साथ में, निरंतरता के साथ में अगर आप इस तरीके की तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन भाई 100% है कि आपका हो जाएगा। कई छात्र 14 से 16 घंटे टेबल पर बैठने का दिखावा करते हैं लेकिन वास्तविक पढ़ाई केवल 3-4 घंटे करते हैं। लेकिन दूसरा वाला स्मार्ट दृष्टिकोण, मोबाइल और अन्य विकर्षणों से दूर रह करके प्रतिदिन 7-8 घंटे का पूर्ण एकाग्रता डीप स्टडी वाला अध्ययन करें। यह तरीका आपके मस्तिष्क को थकान से बचाता है और आपको लंबे समय तक ऊर्जावान बनाए रखता है। तो स्मार्ट स्टडी की तरफ लौटें, कंसंट्रेशन करें और आप वर्तमान का जो भौतिक संसाधनवादी युग है इससे अपने आप को कुछ समय के लिए दूर कर लें। ये कितना भी सहज हो लेकिन आपके समय को थोड़ा सा खराब करता है। अब इसके बाद में आता है 3 ब्लॉक अध्ययन फॉर्मूला। 3 ब्लॉक अध्ययन फॉर्मूला का मतलब ये है कि आप अध्ययन कैसे करें। 3x3 ये बहुत प्रोडक्टिव प्रणाली में आपको सिस्टम बता रहा हूँ कि आप करें, दिन को 3 भागों में बांट लीजिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से 3 भागों में। ब्लॉक्स एक है यानी कि सुबह स्टैटिक विषय पढ़िए, जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक है, जब दिमाग सबसे ताज़ा हो, क्योंकि ये आपके मेंस का तो हिस्सा है ही प्लस प्रीलिम्स का भी हिस्सा है ये चीज़। अब दूसरा, जैसे यूपीएससी में है तो आप वैकल्पिक विषय को लीजिए, और अगर आप पीएससी में हैं तो आप जैसे सोशलॉजी है, ई सिफ है, या फिर इथिक्स है, हिंदी है, इथिक्स है, इन सारे विषयों को ले सकते हैं। और शाम को आप क्या कर दीजिए, करंट अफेयर्स, उत्तर लेखन अभ्यास इसमें क्या करिए, शामिल कर दीजिए। तो इस तरीके से आप अपने समय को डिवाइड करिए कि किन विषयों को सबसे ताज़ी सुबह में पढ़ना है, क्योंकि आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन चाहिए पड़ेगी ना प्रीलिम्स में, तो उस समय ताज़े में याद भी होता जाए और साथ में हमारे कंटेंट की समझ भी विकसित होती जाए। दूसरे में क्या है भाई, दोहराव, यानी कि दोपहर में क्या करना है, वैकल्पिक विषय या फिर वो विषय जो आपके सिर्फ मेंस से हैं, और शाम को प्रैक्टिस जरूर करें और करंट अफेयर्स को पढ़ें, ये चीज़। अब इसके बाद में समय स्लॉट, यानी कि आदर्श दैनिक समय सारणी, डेली टाइम टेबल क्या होना चाहिए। तो ये दरअसल अलग अलग लोगों का अलग अलग होता है, कोई रात में पढ़ता है, कोई दिन में पढ़ता है। ये समय सारणी आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपका ब्रेन तय करता है कि आपका प्रोडक्टिव टाइम कौन सा होता है। सुबह उठना, शाम को उठना, भतेरे एग्जाम्पल हैं कि सुबह उठ करके सफल हुए, भतेरे एग्जाम्पल हैं कि सुबह उठने वाला भी सफल नहीं हो पाया, भतेरे एग्जाम्पल हैं कि आप रात में सोने वाला सफल नहीं हो पाया, रात में जगने वाला सफल नहीं हो पाया, और रात में जगने वाला सफल हो गया, रात में सोने वाला सफल हो गया। कोई ये तय नहीं कर सकता कि आप किस टाइम पर पढ़ाई करते हैं, आपका टाइम टेबल क्या है। इसके बावजूद भी मैं इसको इस तरीके से बता देता हूं कि आपको लगे कि मैं रात में पढ़ूंगा तो मैं उसे रात के हिसाब से बना लूंगा, दिन में पढ़ूंगा तो दिन के हिसाब से पढ़ा लूंगा। ये इसमें कोई बॉन्डिंग नहीं है। इसके बावजूद भी मोटा मोटा मान लीजिए कि आप सुबह 6 बजे जग जाते हैं, तो 6 से 8 आप करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर के लिए जरूर दीजिए। साथ में अगर आप पीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा फोकस करिए कि जो आजकल करंट अफेयर्स वगैरह के क्वेश्चंस पूछने लगा है, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, अच्छा खासा वेटेज बढ़ा है, तो आप उनको कर लीजिए। मुख्य उद्देश्य क्या है, दैनिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में एक तो नोट्स तैयार होगा और दूसरा आपकी जानकारी विकसित होगी जो आपके इंटरव्यू में बहुत काम आने वाली है। इसके बाद में है 9 से लेकर के 12 तक आप बना लीजिए जीएस के कोर विषय के बारे में आप अध्ययन करिए, जो कि प्रीलिम्स प्लस मेंस के साथ में आपके साथ में जुड़ते हैं अगर पीएससी की तैयारी कर रहे हैं। इसी तरह 2 से लेकर के 5 तक आप उन विषय को बना लीजिए जो आपके सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर है भाई, मेंस में है। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो ऑप्शनल में ज़्यादा फोकस करें।
इसके बाद में उत्तर लेखन या सी सेट की प्रैक्टिस करना। मान लीजिए यूपीएससी वगैरह में है तो सी सेट, या फिर पीएससी में है तो उत्तर लेखन पर आप अपना फोकस करिए भाई। 6 से लेकर के 7:30 अभ्यास और समस्या समाधान कौशल इससे आपका विकसित होगा। और इसके बाद में साथ में क्या हो जाएगा, 8:30 से लेकर के 9:30 दैनिक रिवीजन, रिकैप और दिन भर पढ़े गए टॉपिक्स का त्वरित आप क्या करिए, दोहराव करिए। तो ये एक अच्छा तरीका है जो आपके 7-8 घंटे का बहुत प्रोडक्टिव, नो डाउट मैं इस बात को मान रहा हूं कि आप इससे बेहतर टाइम टेबल को फॉलो करते हैं, लेकिन कम से कम आप इसे जरूर फॉलो करें। इससे अगर नीचे जाते हैं तो फिर आप बीपीएल की लाइन पे हैं, ब्लो पॉवर्टी लाइन पर आ जाएंगे आप, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। 12 महीने का मास्टर रोड मैप क्या हो सकता है, तो ऑप्शनल विषय का खात्मा और मेंस उत्तर लेखन, यानी कि दोनों, यानी कि ऑप्शनल विषय के साथ में, यानी 4 से 7 महीने में वे विषय आप खत्म करिए जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर है भाई, मेंस में है। अगर आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ऑप्शनल पर कर दीजिए। मेंस उत्तर लेखन का मतलब क्या है भाई, मेंस उत्तर लेखन का मतलब है कि सारे विषय की आप मेंस के बारे में प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। साथ में 11-12 महीने यानी मॉक से दीजिए, अंतिम रिवीजन और इंटरव्यू की साथ में तैयारी करनी है। तो और साथ में क्या करना है, 1 से 3 महीने ऐसे कर लेते हैं, ऐसे करके। तो शुरुआत में क्या करना है भाई, तो शुरुआत में 1 से 3 महीने में एनसीईआरटी बुनियादी किताबें और सिलेबस की पूर्ण जानकारी, इसके बाद में उत्तर लेखन और ऑप्शनल की, फिर इसके बाद प्रीलिम्स स्पेशल, टेस्ट सीरीज, पीवाई की और रिवीजन करना है भाई 8 से 10वें महीने में, और 11वें-12वें महीने में मॉक्स, अंतिम रिवीजन और इंटरव्यू की क्या कर लेनी है भाई, तैयारी कर लेनी है। तो ये हो गया आपका रोड मैप। अब 1-7 और 30 का नियम क्या है, 24 घंटे, 7 दिन और 30 दिन ऐसे करके। तो ये बहुत जरूरी है बेटा, ये जो नियम है इसको अगर फॉलो कर लिया तो ये रामबाण हो गया। कैसे भाई, तो 24 घंटे का नियम क्या है, आज पढ़े गए किसी टॉपिक का अगला नया टॉपिक शुरू करने से पहले 15 मिनट में क्या करें भाई, रिवीजन जरूर करें। दूसरा, तो आपका डेली का क्या हो गया भाई, कि आज जो भी पढ़ें अगला नया टॉपिक शुरू करने से पहले पुराने वाले का रिवीजन जरूर कर लें। दूसरा, 7 दिन का नियम क्या है, हर रविवार को कोई नया टॉपिक नहीं पढ़े भाई, जो आपने पूरे सप्ताह पढ़े थे उनका टेस्ट भी दीजिए और उनका रिवीजन भी करिए, ये चीज। 30 दिन का नियम क्या है, महीने के अंतिम 2 दिन पिछले 30 दिनों का संक्षिप्त शॉर्ट्स नोट्स जो साथ में बनाते हैं उसको जरूर दोहराएं। तैयार करने वाला जो नोट्स बना है आपका उसको दोहराएं। परिणाम क्या होगा, यह चक्र आपकी भूलने की दर को 90% कम कर देगा और परीक्षा हाल में आत्मविश्वास आपका बढ़ जाएगा भाई। अब दैनिक समय का अनुशंसित प्रतिशत विभाजन, जीएस स्टैटिक्स वाले पार्ट के लिए 35%, ऑप्शनल या सिर्फ मेंस वाले टॉपिक से के लिए आपको 30%, पीवाई के और टेस्ट प्रैक्टिस के लिए 20% और करंट अफेयर्स के लिए 15%। केवल पढ़ना रीडिंग 65% लें, जबकि 35% समय अभ्यास करने में जरूर खर्च करना चाहिए भाई। अब मुख्य परीक्षा अंक भारांक की रणनीति क्या है भाई, तो अगर आप यूपीएससी में देखोगे तो जीएस स्टडी की यहाँ पर 1000 नंबर हैं और पीएससी में कितने हैं, 1200 हैं। तो इतना समय दीजिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट में अगर आप देखेंगे 29%, तो इसी को डिवाइड कर लीजिए कि भाई जो सिर्फ मेंस में है उनके बारे में और प्री प्लस मेंस है उनके बारे में डिवाइड कर लीजिए। और ऐसे निबंध के लिए फिर आप क्या दीजिए भाई, 14% समय दीजिए। रणनीतिक टिप, ऑप्शनल और ऐसे मिलकर 750 अंक तय करते हैं, इसीलिए लास्ट के पेपर यानी चौथा, पांचवा और छठवां पेपर अगर आप देखेंगे तो लास्ट वाला 100 नंबर का, हिंदी का 200 नंबर का, और उससे पहले वाला चाहे वो ईसिप का हो या फिर आपका इथिक्स का हो। तो इस तरीके से ये 2 विषय आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम बिल्कुल 100% तय कर देंगे भाई। सफलता केवल ज्ञान से नहीं मिलती बल्कि सही रणनीति, अनुशासित टाइम टेबल और निरंतर अभ्यास से मिलती है। तो ये सिविल सर्विसेज मेंटर जो मार्गदर्शक थे इसके बारे में ये सारी चीजें हो गई। अब इसके बाद में क्या करना है भाई, अब इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो ये बात, अब ये बात क्या है भाई, तो अब वो जो 50% वाली बात थी जो आप मेरे से कह रहे थे 50% वाली बात, तो उस 50% वाली बात में ये है ऑन ऑल एमपीपीएससी कोर्सेज के बारे में है 50%। और ये रक्षाबंधन का भैया तोहफा है, तो बहनों के लिए भी है और भाइयों के लिए भी है, दोनों के लिए ये आपको तोहफे देखने को मिलेंगे। जैसे एमपीपीएससी शिखर न्यू बैच जो है 2029 को लेकर के
2+1 ईयर का है। MPPSC शिखर न्यू बैच है 2029, प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू वाला प्रोग्राम है, 3 साल वाला है, पूरा फाउंडेशन करवाता है और इसमें बहुत ज़्यादा फीस नहीं रखी गई है, 14,999 है, 24% की ऑफ चल रहा है और इंग्लिश बैच है। इसी तरह से फाउंडेशन MPPSC में शिखर बैच चल रहा है, न्यू बैच है 2029 हिंदी मीडियम के लिए। MPPSC 2027 स्टार्ट ऑन 26 अगस्त से, या 24 अगस्त से 2026 में, ये भी 24 अगस्त से। तो ये चीज़ है, तो ये दोनों बैच आपको, ये इंग्लिश मीडियम यानी इंग्लिश मीडियम में हो जाएगा और ये किस में हो जाएगा भाई, हिंदी मीडियम में। इसके बाद में MPPSC शिखर न्यू बैच 2029 है। फंडामेंटल फीचर्स क्या क्या होंगे, तो लाइव NCERT GS एंड CSET लेक्चर, पर्सनलाइज्ड मेंटोरशिप, प्रीलिम्स प्लस मेंस टेस्ट सीरीज, डेली MCQ प्लस मेंस क्वेश्चंस, क्लास नोट्स, इवेल्युएशन ऑफ ऑल क्वेश्चंस, ये चीज़। इसके बाद में रिकॉर्डेड प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, आंसर राइटिंग, MPPSC वाला GS बुक्स रहेंगी, स्किल क्लासेस रहेंगी, 3 ईयर वैलिडिटी रहेगी, प्रीलिम्स मेंस रिवीजन बुकलेट PDFs के फॉर्म में आपको मिलेंगे। सब्सक्रिप्शन ऑफ PW टॉक पर रहेगा, सरप्राइज है कि आप यहाँ पर आपस में बात कर पाएंगे, फॉर फर्स्ट 500 स्टूडेंट के लिए है ये। स्किल क्लासेस रहेंगी भाई, सरप्राइज 2 है, चैट GPT मिलेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक्सेल मिलेगा, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स मिलेगा फर्स्ट 500 स्टूडेंट के लिए। हार्ड कॉपीज़ अगर आपको लेनी है तो आप मंगवा सकते हैं, MPPSC इंग्लिश मीडियम की और हिंदी मीडियम की बुक्स भी आप मंगवा सकते हैं। शुरुआत के 500 बच्चों के लिए ये फ्री भी हैं। चलिए भाई, तो इतनी बातें हमको रखनी है। आप इस टाइम टेबल को फॉलो करिए और लिखिए अपनी सफलता की कहानी, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए और एक जीवन जो आपको मिला है ये ऐसा जी करके जाइए कि आपके जाने के बाद आपको हज़ारों लोग याद रखें। हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ में। आज मैं आपसे विदा लूँगा। सभी बच्चों को नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।